हाँ मालूम है क्या, एन सी आर माइनस वन को लिख दिया एन माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन है क्योंकि इससे एक बड़ा ये है, इससे एक छोटा ये है, तो फैक्टोरियल के साथ तो डिनोमिनेटर कितना हो गया, ये हो गया सी आर इज इक्वल टू इधर आ जाएगी एन माइनस वन सी आर माइनस एन सी आर माइनस वन, इनका जोड़ करोगे तो एन प्लस वन सी आर, कितना इसका एक्सपोजर कितना है वो चेक करने के को जोड़ दो और ये काम इन्फिनिटी तक करते जाओ, आंसर बताओ कितना आएगा। क्योंकि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसमें एक 3 छुपा हुआ है, कुछ नंबर ऐसे होते हैं सेकंड टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट NC1 है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अपने लास्ट क्लास में बेसिक्स सारे देख लिए थे, आज हम उनको अप्लाई करेंगे और जो भी सवाल आज करने वाले, जो भी बातें करने वाले हैं बिल्कुल इधर फिट हो जाने चाहिए, पूरी जर्नी में उनका इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे सबसे पहले प्रॉब्लम के साथ, और प्रॉब्लम ये है कि मुझे आप प्रूफ करके दिखा दो, प्रूफ दैट NCR प्लस NCR माइनस वन इज इक्वल टू N प्लस वन CR। प्रूफ दैट NCR प्लस NCR माइनस वन इक्वल टू N प्लस वन CR, है ना? मुझे प्रूफ करके दिखाइए आप। चलिए ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए जरा लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखिए, बड़ा ब्यूटीफुल सा चैप्टर है, बड़ी ब्यूटीफुल सी बातें हैं, बड़ा ब्यूटीफुल अलजेब्रा है इनका, थोड़ा ध्यान से देखें तो बड़ा मजा आएगा। देखिए NCR ओपन कर दिया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल फॉर्मूला होता है, लगा दिया सीधा। मालूम है क्या, NCR माइनस वन को लिख दिया n फैक्टोरियल अपॉन दिस माइनस दिस करेंगे तो n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल हो गया, और यहाँ पे हो गया r माइनस वन फैक्टोरियल। ये बात समझ में आ गई होगी। अब न्यूमरेटर से मैंने n फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया, सहमत है इस बात से? मैं कह रहा हूं डिनोमिनेटर से भी कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है बता सकते हो क्या? डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आ रहा है? क्या इस वाली चीज और इस वाली चीज में कुछ कॉमन है? 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल में 3 फैक्टोरियल कॉमन होता है, 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल कॉमन होता है, r फैक्टोरियल और r माइनस वन फैक्टोरियल में मैं कहना चाहता हूं कि r माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन होता है। तो यार यहां पे तो आ गया है 1 इसकी जगह पे, और यहां पे r फैक्टोरियल में r माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन ले लोगे तो सिर्फ r बचेगा। सहमत है इस बात से? अब यहां पे देखिए इन दोनों में भी कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है बता सकते हो क्या? n माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन है क्योंकि इससे एक बड़ा ये है, इससे एक छोटा ये है, तो छोटे वाला होता है कॉमन। n माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन बोलेंगे तो ये हो गया आपका 1 इंटू आर, और यहां पे आ गया भाई n माइनस आर प्लस वन। ठीक है, ये तो मजा ही आ गया एकदम। ध्यान से देखिए जरा, n फैक्टोरियल, ठीक है जी, इंटू, अगर इनका एलसीएम ले लें अपन, है ना, यहां पे देखो जरा मैं एलसीएम ले रहा हूं, है ना, इनका जब एलसीएम ले रहे हैं r इंटू एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है, तो यहां पे तो आ गया n माइनस आर प्लस वन, और यहां पे आ गया प्लस आर, तो ये हो गया कैंसल। ठीक है, और नीचे जो है आपका r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल हो गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अगर अपन ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर कितना हो गया है, n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, n प्लस वन फैक्टोरियल हो गया है। सहमत है इस बात से? और डिनोमिनेटर जो है उसको देख लें आप, डिनोमिनेटर में आप ये वाला जो r है, इस r को देखें r माइनस वन फैक्टोरियल के साथ, तो डिनोमिनेटर कितना हो गया, ये हो गया r फैक्टोरियल,
और इसको इसके साथ देखें तो क्या हो गया, ये हो गया आपका r फैक्टोरियल इंटू n+1 माइनस r और इसका फैक्टोरियल। सहमत है इस बात से? तो ये तो आ गया, यही तो होता है n+1 CR, इसका फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल, इसमें माइनस इसमें करके फिर ये फैक्टोरियल। समझ में आ रहा? पूरी कंट्रोल में कैलकुलेशन कितनी भी हो, मेरा हमेशा माना कंट्रोल में होनी चाहिए। ये तो लाइन ही दो लगी है, ये तो मैंने क्वेश्चन ही लिखा है, एक लाइन और दूसरी लाइन और फिर आंसर। वेरी सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है। जब तुमको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तब ये वाला प्रॉब्लम आपको बिना पेन उठाए सॉल्व करके प्रूव करके भी दिखाऊंगा, मुझे याद दिला देना वहां पे, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चलें आगे, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट R इंटू NCR इज इक्वल टू N इंटू N-1 CR-1, ठीक है। प्रूफ करने के लिए बोला है मैंने, और एक और प्रॉब्लम दे रहा हूं, प्रूफ दैट NCR अपॉन NCR-1 इज इक्वल टू N-R+1/R, ठीक है। यहाँ पे दो प्रॉब्लम दे रहा हूं, ये अटेम्प्ट करें, उसके बाद फिर इसको भी अटेम्प्ट करें, मैं दोनों को इकट्ठा फिर सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। समय लें, करें, इनको कोशिश करें। सॉल्व कर लेते हैं, देखिए जरा, ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम्स हैं। आर एनसीआर, लेफ्ट हैंड साइड को देखा है ना, तो यहां पे देखिए R इंटू एनसीआर, एनसीआर को लिखा n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N-R फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जरा, अगर आप R को R फैक्टोरियल में देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो R R कैंसल हो करके यहाँ R-1 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है ना। इन देखो इन दोनों को हमने देखा तो R फैक्टोरियल के अंदर R छुपा हुआ होता है, वो कैंसिल होकर के R-1 फैक्टोरियल आ गया। इसको मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, ये N-R फैक्टोरियल यूं का यूं, ऊपर का जो N फैक्टोरियल है इसको N इंटू N-1 फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है। अब आप इस क्वांटिटी को अगर देखेंगे, ये क्वांटिटी आपको नजर आ जाएगी N-1 CR-1, ठीक है ना। ये क्वांटिटी आपको नजर आ जाएगी N-1 CR-1, है ना। इसका फैक्टोरियल, दिस माइनस दिस, फिर इसका फैक्टोरियल, ठीक है। और ये वाला प्रॉब्लम भी बिल्कुल सिंपल है, NCR अपॉन NCR-1 है, तो जो NCR है इसको लिख दिया N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N-R फैक्टोरियल, ठीक है। और जो नीचे वाला NCR-1 है, N फैक्टोरियल अपॉन वाली चीज ऊपर चली जाएगी, है ना, R-1 फैक्टोरियल इंटू N-R+1 फैक्टोरियल, ऐसा सीन हो गया। ये तो हो गया कैंसल, ठीक है। तो ये कैंसल होने के बाद अगर अपन देखेंगे तो इनको आपस में देखें, अगर इन दोनों को अगर आप आपस में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार यहां से R-1 फैक्टोरियल कट के R आएगा, और यहां ये कैंसिल होके ऊपर N-R+1 आएगा। समझ में आ गई बात आपको? चलिए बहुत ही बढ़िया, अगर ये बातें समझ में आ गया आपको तो आपको मैं बस ये कहना चाहता हूं कि हमने सबसे पहले तो देखा भाई NCR जो है वो NCR-1 के बराबर है, देखा ना। और अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने कि NCR और NCR-1 को जब हम डिवाइड करते हैं, NCR इक्वल टू NCN-R है ना, हाँ भी भर लेते तुम लोग तो, NCR NCN-R होता है ना, लास्ट लेक्चर में देखा था अपन ने। और अभी NCR अपॉन NCR-1 ये N-R+1/R के इक्वल होता है, दूसरी बात देखी है ना,
ये पहली बात देखी हमने, ये दूसरी बात हमने देख ली, ठीक है। तीसरी बात हमने अभी देखी थी कि r को NCR से मल्टीप्लाई करोगे तो n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन आ जाएगा, है ना। n इंटू r को अगर NCR से मल्टीप्लाई करेंगे, r को अगर NCR से मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। और एक छोटी सी चीज जो है वो अपन ने और देखी, छोटी तो नहीं है, बहुत शानदार चीज है, बहुत बड़ी बात है, छोटी कैसे कह दी मैंने। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन, इनका जोड़ करोगे तो n प्लस वन सी आर आता है ना। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन करेंगे तो n प्लस वन सी आर आता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये छोटे छोटे स्मॉल प्रॉपर्टीज हैं एक तरीके से। जेई के स्टूडेंट्स को ये सलाह दी जाती है कि इनको याद करके रखें, हर प्रॉपर्टी में बहुत पावर है। ये वाली तो इतनी पावरफुल प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी सीरीज को सोल्व कर देती हैं, इतनी पावरफुल प्रॉपर्टी है। ऊपर वाली दो तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी हैं, नीचे वाली दो पावरफुल प्रॉपर्टीज हैं। ये बात मेरी याद रखना, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां पे ये बात आपको याद आ जाएगी, अगर नहीं याद रखोगे तो ये है सम प्रॉपर्टीज जो आपको याद होनी चाहिए, है ना। लर्न दीज प्रॉपर्टीज, लर्न दीज प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज आप जो है याद कर लें, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज को याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी के अभी याद हो जाने चाहिए, साथ के साथ ही याद हो जाने चाहिए, नजरें दो चार बार फेरोगे तो याद हो ही जाएंगी, ठीक है। एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन, एन माइनस आर प्लस वन बाय आर, आर इंटू एनसीआर इज एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन लिख लिया क्या आप लोगों ने? लिख लो फिर, लिखना है तो। एक और बात समझनी है हमको, एक और खास बात हमें समझनी है। एनसीआर जो है ना, एनसीआर ये मॉडर्न सिंबल है। पुराने जमाने में एनसीआर ऐसे नहीं लिखते थे, पुराने जमाने में एनसीआर ऐसे लिखते थे, दो ब्रैकेट लगाते थे, ऊपर एन लिख देते थे, नीचे आर लिख देते थे और बोल देते थे एनसीआर हो गया। और जेई को ये सिंबल बेहद पसंद है। बड़े बड़े जो एग्जाम्स हैं, जितने भी बड़ा एग्जाम जाएगा उतना ही इसको सिंबल पसंद होता चला जाएगा ये। तो कोई ऐसे लिख दे तो समझ जाना एनसीआर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब सीन क्या था, जब एनसीआर की डेवलपमेंट हुई तो विदेशों में अलग अलग जगह पे अलग अलग सिंबल का इस्तेमाल किया जाता था। तो जितने भी सिंबल उस समय के ज्यादा पॉपुलर थे, आज के समय में सबको स्टैंडर्ड मान लिया गया और कहा कि कोई भी यूज कर लो, ये वाला यूज कर लो, ये तो मॉडर्न सिंबल हो गया, ये वाला यूज कर लो। कुछ लोग तो ऐसा भी लिख देते हैं, सी लिख के एन और आर को यहां लिख देते हैं, वो भी बिल्कुल सही है। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, सी लिख के ब्रैकेट में एन कोमा आर लिख देते हैं, वो भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये एनसीआर होता है, कभी कंफ्यूज मत होना, है ना। एक क्वेश्चन पेपर कर रहा था मैं, कहाँ का कर रहा था मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, इंडिया में कोई टेस्ट होता है तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था, तो बच्चे छोड़ के आ गए थे उस प्रॉब्लम को। तो क्या है, ये सारे सिंबल है ना जो है वो एक ही चीज दर्शाते हैं, ठीक है। ऐसा भी लिख देते हैं कई बार, एन सी आर यूं लिख दे, तो ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मिसप्रिंट हो गया या फिर ये कुछ यहाँ होना चाहिए था यहाँ आ गया, सबका मीनिंग एक है। ज्यादा पॉपुलर ऊपर दोनों वाले हैं, ऊपर दोनों वालों का ही मैक्सिमम इस्तेमाल होता है। मगर कई बार एग्जामिनर आपकी नॉलेज चेक करना चाहता है कि कितनी किताब पढ़ रखी है इसने, कितनी बातें जानते हैं ये लोग, तो अलग अलग सिंबल देता है आपकी नॉलेज चेक करने के लिए, है ना। मैथ्स चेक करने के साथ साथ आपकी थोड़ी कि कितना इसका एक्सपोजर कितना है वो चेक करने के लिए सिंबल्स में कभी जो है दे दें तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है सिंबल्स भाई, सिंबल्स के साथ अपनी जान पहचान होनी जरूरी है। ऐसा लिख दीजिए, है ना, या फिर आप ऐसा लिख दीजिए, या फिर ऐसा लिख दीजिए, या फिर ऐसा लिख दीजिए, या फिर ऐसा लिख दीजिए, सारी कहानियां एक ही हैं। फैक्टोरियल के दो सिंबल बता चुका हूं मैं, एन फैक्टोरियल आप यूं भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन आप यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक और क्वांटिटी भी होती है एनसीआर जैसी ही, एक क्वांटिटी एनपीआर भी होती है। एनपीआर क्या होती है वो बाइनोमियल थ्योरम में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसका इस्तेमाल बाइनोमियल थ्योरम में नहीं होता।
उसका इस्तेमाल परम्यूटेशन में होता है ना, जैसे एनपीआर, मन भी कर रहा होगा पी से परम्यूटेशन बोलने का, तो परम्यूटेशन में इस क्वांटिटी को हम पढ़ते हैं। एनसीआर में ये जो सी है इसका क्या मीनिंग होता है, ये भी आप लोगों को, एन और आर का मीनिंग तो समझ में आ गया। सी क्यों लिखा, सी का मतलब होता है सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन। सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मीनिंग सिलेक्शन होता है। सी फॉर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। तो कल मैं नहीं करके दिखा रहा था, पेन में से सेलेक्ट करके तो दिखा रहा था इनको वो, तो इसलिए सी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो एनसीआर और एनपीआर बहुत शानदार सिंबल्स हैं, बहुत शानदार टेक्निक्स हैं, बहुत सारी बातें मैथमेटिक्स में बताने के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, करके दिखाना जरा, है ना, बड़ा अच्छा सवाल है। सो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल। क्वेश्चन का मीनिंग समझा देता हूं मैं आपको कि 100 फैक्टोरियल जो है ना, उसमें 2 एज अ फैक्टर बाहर निकालना चालू कर दें तो 2 का पावर क्या आएगा, 2 का एक्सपोनेंट क्या आएगा। ठीक है ना, जैसे 16 में 2 का एक्सपोनेंट है 4, एक्सपोनेंट बोले तो पावर। अगर कोई बोले आपका 48 में 2 का एक्सपोनेंट क्या है, तो 48 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 की पावर 4। 48 में भी 2 का एक्सपोनेंट 4 है, 3 का एक्सपोनेंट 1 है ना। तो एक नंबर को प्राइम फैक्टर्स के रूप में यूं लिख दें तो 2 की मैक्सिमम पावर जो होती है उसको बोलते हैं कि भाई 2 का एक्सपोनेंट जो है 4 है इस नंबर में, तो 100 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा ये आपको बताना है। समय दे रहा हूं आपको अटेम्प्ट करने के लिए, बहुत ही समझदारी के साथ आप इस सवाल को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। चलिए देखिए जरा, 100 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट बताने का प्रयास करेंगे। बताना जरा मेरी बातों से सहमत हो गया। 100 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 50 फैक्टोरियल, यस और नो? यस। 2n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू ओड नंबर्स का प्रोडक्ट, 100 तक के ओड नंबर्स का प्रोडक्ट, यस और नो? यस। 100 फैक्टोरियल में एक झटके में 2 की 50 पावर तो निकाल दी, 2 की पावर 50 तो मैंने निकाल दी। अब ये जो 50 फैक्टोरियल है इसमें से और निकलेंगी, कितनी निकलेंगी? 2 की पावर 25 इंटू 25 फैक्टोरियल इंटू जो फिर यहां वाली चीज आएगी, और ये वाली चीज है तो कचरा है, ये तो इसमें से तो कुछ 2 है ही नहीं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें तो 2 है ही नहीं, तो अपने को किस काम का वो? अरे समझ आ रही है क्या? अब 25 फैक्टोरियल में कोई 2 है क्या? है 25 इंटू 24 इंटू 23, 24 में है, 22 में है, बहुत सारे 2 हैं। तो मैंने क्या किया, इसको लिखा 2 की पावर 75 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल इंटू कचरे का डब्बा नंबर 1। समझ में आ रही बात आपको? अब 24 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे आप? 24 फैक्टोरियल को लिखोगे 2 की पावर 12 इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू थोड़ा सा कचरा और आ जाएगा, 25 भी है, कचरा नंबर 1 भी है, तो कचरा नंबर 2 हो गया। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, तो 2 की पावर कितनी बाहर निकाल चुके हो आप? 87 निकाल चुके हो आप। ठीक है जी। 12 फैक्टोरियल में 2 की पावर 6 मिलेगी इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू थोड़ा कचरा और है, कचरा नंबर 3 हो गया। 6 फैक्टोरियल में फिर और मिलना है, अच्छा 2 की पावर हो गई है 93, 6 फैक्टोरियल में मिलेगा 2 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू इंटू फिर कचरा नंबर 4।
3 फैक्टोरियल में एक 2 होता है बस, 3 इंटू 2 इंटू 1 एक 2 होता है, एक 2 वो हो गया, तो ये हो गया 2 की पावर 96, एक 2 और मिलेगा, बाकी जो है कचरे का डब्बा नंबर 5। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इसमें तो कोई 2 है ही नहीं, इसलिए वेस्ट है ये तो हमारे लिए, ठीक है। 97 2 ऐसे होंगे, 97 2 ऐसे होंगे जो एज अ फैक्टर 100 फैक्टोरियल में प्रेजेंट हैं। अरे बात समझ में आ रही है? तो राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज 97। एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना है हो गया, एक्सपोनेंट ऑफ 2 90, x2 की पावर 97 लिख दिया, या इसका जो आंसर है वो हो गया भाई 97। 97 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 97 है इसका आंसर। ये बात अपने को समझ आ जानी चाहिए। एक शॉर्टकट बता रहा हूं आपको मैं, ये एक मेथड हो गया भाई करने का इस प्रॉब्लम को, है ना। शॉर्टकट बताने के नुकसान भी हैं, फायदे वैसे बताता नहीं हूं मैं बच्चों को शॉर्टकट, लेकिन अब की बार मैं सोच रहा हूँ चलो बता के देखते हैं, नुकसान ज्यादा होंगे फायदे ज्यादा होंगे। शॉर्टकट कुछ ऐसे है, आंसर कितना 97 आया ना। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जानते हो क्या होता है, जानते हो? मैं कह रहा हूं कि 100 में 2 का एक्सपोनेंट बताना है ना, 100 को 2 से डिवाइड कर दो, 100 को 2 स्क्वायर से डिवाइड कर दो, 100 को 2 की पावर 3 से डिवाइड कर दो, 100 को 2 की पावर 4 से डिवाइड कर दो, करते जाओ मत रुकना कभी भी। इनके ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, इनके ग्रेटेस्ट इंटीजर ले करके, इनके ग्रेटेस्ट इंटीजर ले करके और सबको जोड़ दो और जोड़ दो, और ये काम इन्फिनिटी तक करते जाओ। आंसर बताओ कितना आएगा, आप इसका आंसर बताओ कितना आएगा, है ना। अभी अभी देखो मैं बता ही देता हूं, 100/2 कितना हो गया, 50 हो गया। अब फिर से 2 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 25 हो गया, इसका आंसर 25 है ना। 25 को फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 12.5, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया 12 हो गया। 12.5 को 2 से डिवाइड करो तो 6.25 हो गया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया 6 हो गया। अच्छा और भी आगे आएगा, ये लो आगे वाला भी लिख रहा हूं, ठीक है। तो फिर 6.25 को फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 3.1 कुछ हो जाएगा, इसका आंसर 3। फिर इसको 2 की पावर 6 से करो भाई डिवाइड, तो 1 पॉइंट कुछ आएगा तो 1, और जब हम 2 की पावर 7 से करेंगे, 2 की पावर 7 से करेंगे इसको डिवाइड, तो 0 और आगे वाले सारे 0 हो जाएंगे, ये समझना है, आगे वाले सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि इससे बड़ी पावर होगी, 100 से बड़ा नंबर चला गया सबको 0 कर देगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है फाइनल, कितनी इंटरेस्टिंग बात है, 50 पहले जैसे 50, फिर आंसर 25 आया, फिर 12 आया, फिर 6 आया, फिर 3 आया, फिर लास्ट में 1 आया, आंसर तो वही आया जुड़ के 97। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अलग बात, 2n फैक्टोरियल का फॉर्मूला अलग बात, खेल हो रहा है कुछ सेम सा। पहले तो ये समझो शॉर्टकट तो काम का है ना, जादूगर है शॉर्टकट, लिख लो एक बार फिर आगे चर्चा करेंगे तो समझेंगे। जो हथियार जितना ज्यादा एडवांस होता है उससे दुर्घटना के चांस भी उतने ही होते हैं। तो ये जो शॉर्टकट वगैरह और ये जो चीजें होती है ना, इनके लूप होल पता होने जरूरी है। ये कहानी सब जगह लगेगी, ये कहानी जो है इसका एक लूप होल है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है ना। लूप होल भी नहीं है, मॉडिफाई करके लगा दोगे तो वो भी लग जाता है, लूप होल कुछ भी नहीं होता किसी चीज का। अगला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपन, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल में 3 का एक्सपोनेंट बता दो आप, 100 फैक्टोरियल में
3 का एक्सपोनेंट बता दीजिए। समय दे रहा हूं, आंसर बताइए। देखिए जरा सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो शॉर्टकट लगाते हैं, चलो इधर शॉर्टकट कैसे लगेगा कि भाई 100/3 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, 100/3 का स्क्वायर सॉरी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर 100/3 क्यूब, 100/3 की पावर 4, 100/3 की पावर 5 और ये सिलसिला आगे चलता जाएगा और इन सब का जोड़ करना है अपने को, इन सब का जोड़ करना है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया 33। इसका कितना आएगा 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 11 पॉइंट समथिंग, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 11 आ गया। ठीक है, 27 से डिवाइड करेंगे 100 को तो कितना आएगा 3 पॉइंट कुछ आएगा, ये 3 हो गया। 100 को 81 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया। और ये फिर 0 पॉइंट कुछ होने के बाद अगला ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है 0 आता जाएगा। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ गया भाई 44 और 4 48 आंसर आ गया। तो 3 का जो एक्सपोनेंट है 100 फैक्टोरियल में वो 48 है। हमारे शॉर्टकट फॉर्मूला ने हमको बता दिया। ठीक है ना, ये जो हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला था इसने हमें बता दिया। ठीक है, ये तो ठीक है, मतलब थोड़े फील करके देख लेते हैं 100 फैक्टोरियल को। 100 फैक्टोरियल को फील करके देख लेते हैं। 100 फैक्टोरियल बेसिकली 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 करते करते 100 तक का मल्टीप्लीकेशन होता है। ये होता है 100 फैक्टोरियल। ठीक है, इनमें 3 कहां छुपा हुआ है, अगर आप देखोगे इसमें 3 छुपा हुआ है यहां पे 3 में, 6 में, 9 में, 99 तक। 99 में जो 3 की टेबल वाले जो लोग हैं उनमें होता है 3। समझ में आ रही बात? बाकी जो चीज है वो कचरा है, इस क्वेश्चन के लिए कोई काम की नहीं है, तो बाकी चीज को डस्टबिन में डाल दिया। नंबर 1 हमारे पास 3, 6 और 99 तक की चीजें थी। सब में से 3, 3 और 3 बाहर निकालेंगे तो कितने 3 बाहर निकलेंगे 33। और 3 में से 3 बाहर निकाला 1 बच गया, 6 में से 3 बाहर निकाला 2 बच गया, 9 में से 3 बाहर निकाला एक 3 बच गया है, और 99 में से 3 बाहर निकाला तो 33 बच गया। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसमें एक 3 छुपा हुआ है, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसमें 2 3 छुपे हुए होते हैं, जैसे 9 में, 18 में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 45 में, 36 में। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसमें 3 3 छुपे होते हैं, 27 में, 58 में। ये वाली क्वांटिटी हमें ये पहला 3 निकाल के दे देती है। ये वाली क्वांटिटी हमें जो दूसरे वाले 3 है वो निकाल के देती है। ये वाली तीसरे वाले 3, ये चौथे वाले 3, ये पांचवे वाले 3, अगली छठे वाले 3। अगर छठे वाले 3 है ही नहीं फिर 0 आंसर आना चालू हो जाता है। पहले तो इस बात को फील करना है अपने को, लॉजिकल फीलिंग इसकी आएगी तब ये कॉन्सेप्ट जो है पूरा जकड़ में आएगा। तो अब 9 में एक और 3 था, अब इसकी बारी है बाहर निकलने की। तो 3 फिर 9 फिर यूं करते हुए 3 से ये 1 से 33 में कितने 3 रहेंगे 11 रहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो 3 की पावर हो गया 33 इंटू 3 की पावर 11 हो गया। ये 1 2 ये सारे डस्टबिन में डाल देते हैं, और 3 का बाहर निकाल लिया, फिर 6 का बाहर निकाल लिया, फिर 33 का बाहर निकालोगे तो ये 11 तक आ गया ये सीन, है ना। तो इसमें देखोगे आप तो 3 की पावर 44 इंटू इसके अंदर आप देखोगे तो है 3 6 और 9 ये बचे हुए हैं, है ना। बाकी डस्टबिन नंबर 3, तो एक 3 इसमें है, एक 3 इसमें है और 2 3 इसमें है। तो 2 और 1 3 और 1 4 और 44 48 हो गया। तो कॉन्सेप्ट जो है अपना वही कह रहा है। कॉन्सेप्ट
और ये वाली चीज कैसे मैप हुई, ये बात समझ में आ रही है आपको? भाई सीधी बात है, मैपिंग होनी चाहिए। तो इस थॉट प्रोसेस से हमने बना दिया। अब लोग पूछते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर काहे को इस्तेमाल करते हो? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का पहला इस्तेमाल देखने को मिल गया होगा आपको जीवन में। भाई अरिथमेटिक है, कैलकुलेशन की भाषा ग्रेटेस्ट इंटीजर ने देखिए कितना स्मार्टली कर दिया काम। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक यूज तो आपको मैथमेटिक्स में दिखा दिया, और भी बहुत सारे यूज हैं। जब आप आगे इंजीनियरिंग करते हैं तो और बातें समझ में आ जाएंगी। समझ में आ रही बात आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मुझे बताएं आप, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन 100 फैक्टोरियल, और एक बताएं एक्सपोनेंट ऑफ 12। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 12 in 100 factorial. Find the exponent of 6 and find the exponent of 12 in 100 factorial. ये दो बातें और जानने में इंटरेस्ट है मेरा, है ना? आप चाहे शॉर्टकट वाले मेथड से बताएं या फिर अपना नॉर्मल मेथड है उससे बताएं, दोनों से निकालें आंसर, चेक करें बराबर आ रहा है क्या क्या हो रहा है, फिर मैं डिस्कस करूंगा आगे, है ना? इन दोनों का आंसर निकाल लें भाई कॉपी में, फिर अपन जो है डिस्कशन करेंगे। एक्सपोनेंट बताना है 6 का 100 फैक्टोरियल में है। 100 फैक्टोरियल, बार बार 100 फैक्टोरियल इसलिए दे रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट की पकड़ हो, है ना? फिर तो चाहे कितना ही फैक्टोरियल दे दूं। 100 फैक्टोरियल में 2 जो है ना, 2 का एक्सपोनेंट 97 आ चुका है, 3 का 48 आ चुका है, और बाकी डस्टबिन हमारे पास है ही जिसमें बाकी वैल्यूज पड़ी हुई हैं। मैं कहता हूं 6 जो बनता है 2 और 3 के संगम से बनता है। बनता है कि नहीं बनता? 2 और 3 के मिलन से बनता है। अगर आपके पास 97 चॉकलेट हैं और 48 रैपर्स हैं तो कितनी फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो आप? 48 रैपर, 48 है, चॉकलेट दे दिया आपको मैंने 97 और बोला पैक कर करके डब्बे में बंद कर दो, तो 48 ही कर सकते हो। लिमिटिंग रिएजेंट पड़ा होगा ना? जो चीज लिमिटिंग होती है ना वो डिसाइडिंग होती है ना? 5 रोटियों पे 1 कटोरी सब्जी लगती है, सब्जी कटोरी 5, रोटी बना दी 200, बचेंगी भाई फालतू रोटियां तो बच जाएंगी। सब्जी रोटी का कॉम्बिनेशन तो फिर कम ही लोग खा पाएंगे। समझ में आ रही है? 48 3 हैं और 97 2 हैं, तो 6 कितने बनेंगे? 48 6 बन जाएंगे बस, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं बनने वाला। क्या इस बात से सहमत हैं? एक बाल्टी में ऐसे 2 2 2 2 2 2 पड़े हुए 97, एक बाल्टी में 3 3 3 3 पड़े हुए 48। 2 और 3 को मिलाएंगे दूसरी बाल्टी में फेंक देंगे, 2 3 को मिलाएंगे दूसरी बाल्टी में फेंक देंगे, 2 3 को मिलाएंगे दूसरी बाल्टी में फेंक देंगे, 6 6 6 की बाल्टी भर देंगे। कितने हो जाएंगे? 6, 48 6 हो जाएंगे बाल्टी में, और बचे हुए 3 वाली बाल्टी खाली, 2 पड़े रहेंगे, वो 2 पड़े देखते रहेंगे आपस में, 6 तो बना नहीं सकते। अरे समझ में आ रही है क्या? बहुत ही सिंपल बात है ना ये तो 48 6 बनेंगे भाई, 48 6 बनेंगे जिसका करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर हो गया 48, एक्सपोनेंट ऑफ 6 हो गया 48। एक बात तो ये समझनी है, अच्छा शॉर्टकट भी लगाया हुआ तुम लोगों ने। अब शॉर्टकट के साथ क्या प्रॉब्लम है? ये शॉर्टकट कहना क्या चाहता है और आप इससे पूछना क्या चाहते हो, दोनों बातों में फर्क समझते हैं एक बार। अच्छा शॉर्टकट लगाते हो मजा भी आया होगा, अरे ये तो जल्दी 0 हो गया, अच्छा हुआ ये 0 हो गया ना, 216 आते ही नीचे, तो ये कितना हो गया था अपना? 16 हो गया, और ये कितना हो गया? 2 हुआ, और 18 आंसर आ गया था। अब इस कॉन्सेप्ट ने ये बताया है कि 6 वाली टेबल में कितनी बार आए हैं, मगर 6 एक बदमाश नंबर है, 2 और 3 की टेबल में मिक्स मिक्स होकर के भी आता रहता है। भाई 6 का जनरेट होना और 2 और 3 के जनरेट होने में फर्क है। अगर 100 फैक्टोरियल को लिखूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड यूं करते हुए 100 तक, तो 6 इनमें तो आता ही है, और इनको मल्टीप्लाई हो करके इसका 2 निकला, इसका 3 निकला, 6 बन गया। ऐसे वाले 6
ये फॉर्मूला नहीं दे पाएगा आपको। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस फॉर्मूले ने जो 18 आंसर दिया है वो ऐसे वाली टर्म्स में फंसे हुए 6 दिए हैं, कुछ और 6 देने चाहिए थे, वो ये फॉर्मूला देने की हिम्मत नहीं रखता। वो बेसिक तो भाई फिर बेसिक तो पावरफुल इसलिए होता है ना क्योंकि वो सब कुछ हिम्मत रखता है बताने की। तो इस फॉर्मूले को तभी अप्लाई करना है जब ये नंबर प्राइम नंबर हो, क्योंकि प्राइम नंबर अपनी टेबल की वैल्यू से आता, दूसरे की टेबल पे उसकी नजर नहीं रहती। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो 2 और 3 प्राइम नंबर थे, और 2 प्राइम नंबर क्यों है ये बात भी पता लग गई होगी आपको। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस फॉर्मूले को तभी इस्तेमाल में लाएं जब प्राइम नंबर हो। यहां पे प्राइम नंबर नहीं है तब क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट वाली कहानी को समझना है। लिमिटिंग नंबर वाली कहानी को, लिमिटिंग रिएजेंट तो चलो केमिस्ट्री में सीखा होगा ना आप लोगों ने। चलो, तो इसको मैंने हटा दिया यहां से, ये गलत बात है, इसको भी मैंने यहां से हटा दिया। तो नीचे वाले का आंसर भी बता देंगे फिर तो अपन। 100 फैक्टोरियल को लिखें 2 की पावर 97 इंटू 3 की पावर 48 इंटू डस्टबिन नंबर 1। अब 2 की पावर 97 को देखिए, 2 की पावर 97 को लिखा मैंने 2 इंटू 2 की पावर 96, है ना। 2 की पावर 96 को लिखा मैंने आपका 4 की पावर 48, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 2 की पावर 4 की पावर 48 इंटू 3 की पावर 48 इंटू डी, ठीक है। तो एक बात तो अपने को ये समझनी है कि 2 की पावर 97 को ऐसा क्यों लिखा, है ना। और ये समझ में आ गया तो अपने को समझ में आ गया भाई 12 कैसे बनेगा, 3 और 4 के मिलने से बनेगा। कितने जोड़े 3 और 4 के बनाए जा सकते हैं, 48 बनाए जा सकते हैं, उतने ही 12 बन जाएंगे। तो एक्सपोनेंट ऑफ 12 विल बी 48। समझ में आ गई बात आपको? आप आगे से हम क्या कर सकते हैं, उसमें 12 भी उतने ही बनेंगे। अब वो इतने 2 एक्स्ट्रा पड़े हुए थे कि 6 ने सोचा मैं इनके साथ पेयरिंग करूं तो हो जाएगी, क्या हो गई सबकी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो एक्सपोनेंट ऑफ 12 जो है 48 आ गया। एक्सपोनेंट ऑफ 6 भी बाई चांस 48 आया था। लिख लो पहले तो इस बात को। तो यहां से जो सीख मिली हमें वो ये सीख मिली कि एक्सपोनेंट ऑफ पी निकालना है, एक्सपोनेंट ऑफ पी निकालना है n फैक्टोरियल में। एक्सपोनेंट ऑफ p इन n फैक्टोरियल is given by n by p greatest integer प्लस n by p स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n by p क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड सो ऑन। ये बात तभी वैलिड है वेयर p इज अ प्राइम नंबर, वेयर p इज अ प्राइम नंबर। p को एक प्राइम नंबर होना चाहिए, है ना। और ये जो ब्रैकेट है ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। बता दिया मैंने ऑलरेडी आपको। ये बात अपन नोट कर लेंगे, ये बात अपन नोट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर p प्राइम नंबर नहीं है तब n फैक्टोरियल में p का एक्सपोनेंट कैसे निकालें। अगर मैं कहूं कि मुझे तुम बताओ यार 60 का एक्सपोनेंट निकाल के बताओ 505 फैक्टोरियल में, 60 का एक्सपोनेंट बताइए कितना होगा। तो आप पहले बोलोगे 60 कौन कौन से प्राइम नंबर से मिलके बना है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 इंटू 5। तो ये 2 3 और 5 से बना है। पहले आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके 2 का एक्सपोनेंट निकालोगे, 3 का निकालोगे, 5 का निकालोगे, है ना। 2 का निकल गया तो 4 का निकल ही जाएगा, 4 का निकल गया, 3 का निकल गया, 5 का निकल गया, लिमिटिंग देखोगे कौन सा है। अरे समझ में आ रही है? ऐसे करके अदर नंबर्स के एक्सपोनेंट निकाल सकते हैं जो प्राइम ना हो। प्राइम वाला कॉन्सेप्ट तो प्राइम वाले एक्सपोनेंट निकालने के लिए ही काम आएगा,
ठीक है भाई, ये बातें समझ में आ गई, नोट कर लीजिए। इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर देते हैं हम यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट हो गया कंप्लीट।